18वीं सदी जर्मनी का एक शहर फ्रैंकफर्ट, एक कच्ची बस्ती जहाँ की हवा भी ठंड में जुल्म ढाते हुए चलती है। और यहाँ पे घूमता हुआ एक 12 साल का जूइश लड़का जिसके पास ना खाने के लिए पैसे हैं और ना रहने के लिए कोई सही जगह, बस एक छोटा सा 11 फुट का घर और दुनिया को कंट्रोल करने का एक बड़ा ख्वाब। इस लड़के का नाम है मायर एमशेल रॉथशाइल्ड। उस ज़माने में शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटा और कमज़ोर सा लड़का एक ऐसे बिज़नेस की बुनियाद रखेगा जिसके ज़रिए वो दुनिया का अमीर तरीन और सबसे ताकतवर ख़ानदान बना पाएगा। अब अगर फास्ट फॉरवर्ड करें और आज के दौर में आए तो ये वही ख़ानदान है जो दुनिया भर में तकरीबन 200 खरब डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करता है। बेशबहा दौलत की रेल पेल, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ और यूरोप से लेके अमेरिका तक का हर फाइनेंशियल सिस्टम इनके हाथ में। ये वही ख़ानदान है जो इंग्लैंड की क्वीन को भी मुश्किल टाइम पे कर्जा दे चुका है। 19वीं और 20वीं सदी की हर जंग में हर हुकूमत को कर्जा दिया है। मगर सबसे अजीब बात यह है कि इतने सारे असरो रसूख के बावजूद आज तक रॉथशाइल्ड ख़ानदान का कोई भी शख्स दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है ना ये हैरान करने वाली बात? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे इस छोटे से लड़के ने इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर की बुनियाद रखी और कैसे रॉथशाइल्ड ने ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को अपने कब्जे में कर लिया? आज हम आपको लेके चलेंगे रॉथशाइल्ड ख़ानदान के सफ़र पे, एक कच्ची बस्ती से लेकर दुनिया पे हुकूमत करने तक का सफ़र। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जर्मनी की एक कच्ची बस्ती से। वहाँ पे मौजूद एक छोटा सा घर और उस घर में 30 अफराद रहते थे और उनमें से एक था 12 साल का लड़का जिसका नाम था मायर एमशेल रॉथशाइल्ड। कम उम्री में ही उसकी ज़िंदगी पे अंधेरे के बादल छा गए जब स्मॉल पॉक्स की वजह से उसके दोनों वालदैन का इंतकाल हो गया। मायर के वालदैन की शुरू से ख्वाहिश थी कि उनका बेटा बड़ा होकर एक रैबाई बने, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही तय कर रखा था। मायर के नसीब में कुछ और था, एक ऐसी मंजिल जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब मायर 13 साल का था तो उसने अपने शहर के एक बैंक में अप्रेंटिसशिप शुरू की। यहाँ उसने सिर्फ बैंकिंग नहीं सीखी बल्कि तिजारत का हुनर भी हासिल किया। पुराने सिक्के बेचना और उनकी ट्रेडिंग करना, ये सब उसने छोटी उम्र में ही समझ लिया था। इसी दौरान मायर के ताल्लुकात जर्मनी के बाअसर लोगों से बनना शुरू हो गए और ये वो लोग थे जो बाद में उसके लिए एक नया रास्ता बनाने में मददगार साबित होने वाले थे। मायर के 10 बच्चे थे, उनमें से 5 बेटे, और इन्हीं बेटों के सहारे रॉथशाइल्ड ख़ानदान ने पूरी दुनिया में अपना असर रसूख फैला दिया। आज मायर को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम का बाप कहा जाता है, मगर मायर के दिल में अब भी आगे बढ़ने और दुनिया फतह करने की आग जल रही थी। मायर रॉथशाइल्ड ने अपने ख़ानदान को एक नए लेवल पर लेके जाने के लिए 2 अनोखी स्ट्रैटेजीज अपनाई। पहली स्ट्रैटेजी थी फ्रंट रनिंग, एक ऐसी तरकीब जिसमें रॉथशाइल्ड को शाही घराने से पहले ही पता चल जाता था कि वहाँ के प्रिंस विलियम सोने के कॉइन्स मार्केट से ख़रीदने वाले हैं। मायर और उसके बेटे फिर मार्केट से वही कॉइन्स उधार ले लेते थे और जब प्रिंस विलियम उन्हें ख़रीदते, कॉइन्स का रेट ऊपर चला जाता और उसी वक्त मायर उन कॉइन्स को डबल प्रॉफिट पर मार्केट में बेच देता। और सबसे अजीब बात यह थी कि इस पूरे खेल में उनका एक भी पैसा नहीं लगता। दूसरी सबसे बड़ी और कामयाब स्ट्रैटेजी उन्होंने 1800 में अपनाई, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से फैल रही थी। हर मुल्क अपनी इंडस्ट्री लगाने में मशगूल था और कई मुल्कों में जंग तक छिड़ चुकी थी। मायर ने उस टाइम पे अपने 5 बेटों को यूरोप के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में भेजने का फैसला किया, लंदन, पेरिस, नेपल्स, वियना और फ्रैंकफर्ट। इन सारी जगहों पे रॉथशाइल्ड ने अपने दफ्तरों की बुनियाद रखी। उस ज़माने में उन सब का अलग-अलग जगह पे होना कोई मसला नहीं था, क्योंकि इन 5 भाइयों के दरमियान एक मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम था। हर फैसला मिलकर किया जाता था और कोई भी स्ट्रैटेजी बिना पूछे नहीं बनाई जाती थी। और अगर रॉथशाइल्ड के ख़ानदान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज देखा जाए तो वो था नेथन मायर रॉथशाइल्ड, मायर का बेटा, जो आगे चलकर दुनिया की फाइनेंशियल हब्स में अपना जलवा दिखाने वाला था। नेथन 1798 में सिर्फ कुछ लाख रुपए लेकर लंदन आए और यहाँ आते ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े कदम उठाना शुरू किए।
सबसे पहले उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस में पैसा लगाया और फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट शुरू की। बहुत थोड़े ही टाइम में नेथन ने बेशबहा तरक्की की और जल्द ही उन्होंने एनएम रॉथशाइल्ड एंड सन्स के नाम से बैंक खोल लिया। कुछ तारीखसाज ये कहते हैं कि जब नेपोलियन और यूके के दरमियान जंग छिड़ी थी तब नेथन ने यूके को कर्जा दिया था ताकि वो अपनी जंग को फाइनेंस कर सके। लेकिन सिर्फ कर्ज देना ही नहीं, नेथन के पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम था। उसके ट्रेंड इन्फॉर्मर्स उसे जंग की सबसे अहम खबरें पहले ही बता देते थे। कहते हैं कि जब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हारा तो नेथन को ये बात पहले ही पता चल गई थी। उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया और लंदन स्टॉक एक्सचेंज जाकर अपने शेयर्स को जज्बाती तौर पे सेल करने लगे। इससे दूसरे लोगों को ये लगा कि बरतानिया जंग हार गया है और सब ने अपने शेयर्स सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिए। तभी नेथन के एजेंट्स उन्हीं सस्ते शेयर्स को ख़रीदने लगे। जैसे ही ये बात सबको पता चली कि बरतानिया जंग जीत चुका है तो शेयर्स की प्राइसेस डबल हो गई और नेथन ने ये सारे सस्ते शेयर्स को महंगे दाम पर बेचा और खूब पैसा बनाया। ये थी वो एक ईवल और स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो उन्होंने एग्जीक्यूट की। ये था रॉथशाइल्ड का पहला बड़ा कदम। मगर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। 18वीं और 19वीं सदी में सिर्फ बैंकिंग ही नहीं बल्कि उन्होंने यूरोप के रेलवे से लेकर वेपन्स इंडस्ट्री तक हर जगह अपना असर फैला दिया हुआ था। वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले उनकी मेडिकल सप्लाईज और असला बनाने वाली फैक्ट्रियों में बेशबहा इन्वेस्टमेंट थी और जंग की दोनों तरफ के मुल्कों को रॉथशाइल्ड ने सप्लाईज दी थी। ये खेल अब सिर्फ दौलत बनाने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का था। दोस्तों, रॉथशाइल्ड की कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाला था। कई रिसोर्सेज ये बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के आगाज़ से पहले ही रॉथशाइल्ड ख़ानदान ने मेडिकल सप्लाईज और वेपन्स की इंडस्ट्री में भारी इन्वेस्टमेंट्स की थी। जब यूरोप के मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में उतर गए तो रॉथशाइल्ड के असले और मेडिकल इक्विपमेंट दोनों तरफ के मुल्कों को फराहम किए गए। ये था वो मोमेंट जब ये ख़ानदान सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि जंगों को भी कंट्रोल करना शुरू हो गया था। कई तारीखसाज ये लिखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ रॉथशाइल्ड के कमर्शियल गेंस का एक हिस्सा था। उन्होंने हर तरफ अफवाहों और मिसअंडरस्टैंडिंग को खुद पैदा करवाया, मुल्कों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया ताकि जंग का भूत यूरोप पर सवार हो सके। और जब जंग शुरू हुई तो रॉथशाइल्ड ने अपने हथियारों को दोनों साइड्स को बेचकर दोनों हाथों से पैसा कमाया। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त भी ये ख़ानदान अपना जलवा दिखाने से पीछे नहीं हटा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हुआ तो ये रॉथशाइल्ड के लिए एक और बड़ा मौका था। उन्होंने फिर से दोनों तरफ के मुल्कों को वेपन्स और सप्लाईज दी, लेकिन इस दफ़ा एक ख़ास ट्विस्ट था और वो था यूएसए का जंग में शामिल होना रॉथशाइल्ड की एक और चाल के तहत। कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि रॉथशाइल्ड ने जापान को कर्जा दिया था ताकि वो पर्ल हार्बर पर हमला कर सके और जब ये हमला हुआ तो यूएसए जंग में घुसने पर मजबूर हो गया। यानी कि रॉथशाइल्ड के हाथों से एक और वर्ल्ड वॉर की डायरेक्शन तब्दील की गई। जंग ख़त्म होने के बाद यूरोप की बदहाल हुई कौमें फिर से अपने मुल्क को रीबिल्ड करना चाहती थी, लेकिन ये रीबिल्डिंग के फ़ैसले उनके मुल्कों के अपने हाथ में नहीं थे बल्कि ये सब कुछ था रॉथशाइल्ड के असर के नीचे। ये लोग हर मुल्क के माली मामलात पर गालिब हो चुके थे। हारे हुए मुल्कों को भी रॉथशाइल्ड ने लोन दिए और जीतने वालों को भी डेवलपमेंट लोन्स के ज़रिए अपनी जेब में कर लिया। कई मुल्क रॉथशाइल्ड के कर्ज़ों में दबे हुए और आज तक भी उन्हीं कर्ज़ों का बोझ उठाए फिर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब नाज़ी जर्मनी ने रॉथशाइल्ड के एसेट्स को अपने कब्ज़े में लिया तो तब भी इनके ख़ानदान को कोई खातिर खा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। उनका असर व रसूख इतना मजबूत था कि जंग के बाद भी वो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करते रहे। सुएज़ कनाल, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट बन चुका है, उस वक्त भी रॉथशाइल्ड के हाथ में था। लोगों को लगता है कि शायद आज के दौर में रॉथशाइल्ड उतने ताकतवर नहीं है, मगर असल में ये ख़ानदान 21st सेंचुरी में भी अपनी सीक्रेटिव तरीक़ों से दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। आइवरी कोस्ट, चाड और कैमरून जैसे मुल्क जब फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुए तो रॉथशाइल्ड ने इन्हें कर्ज देकर उनकी हालात को बेहतर बनाया। आज भी दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज
लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, सबके बड़े शेयर होल्डर्स में एक नाम कॉमन है और वो है रॉथस्चाइल्ड का। मगर आज के दौर में ये अपने नाम को हेडलाइंस में नहीं लाना चाहते। ये अब पीछे रहकर दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स को कंट्रोल करें। अगर आज तक के रॉथस्चाइल्ड के एसेट्स के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 400 अरब डॉलर से ज़्यादा के टोटल एसेट्स हैं। ये पैसा पब्लिक में नहीं दिखाया जाता, लेकिन रॉथस्चाइल्ड की कंपनीज एप्पल, अमेज़ॉन, फेसबुक जैसी बड़ी फर्म्स में भी इन्वेस्टमेंट रखती हैं। ये ख़ानदान अब शैडो बैंकर्स के तौर पे जाना जाता है, जो दुनिया के माली हालात को पीछे से चला रहे हैं, मगर सामने से नज़र नहीं आते। 12 साल का बच्चा एक कच्ची बस्ती जर्मनी में 18वीं सदी और अब दुनिया भर को कंट्रोल करने वाला ये ख़ानदान। इंतहाई इंटरेस्टिंग सफ़र जिसको हमने आपकी पेशे खिदमत की है। पैसा, दौलत और ताकत का ये सफ़र देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।